अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जी, बड़ी तेज़ी से चीज़ें मूव कर रही हैं। कुछ खबरें अदलिया से जुड़ी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, और इसके साथ साथ जो मामला PMLN में चल रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। और आज काफ़ी पस पर्दा भी चीज़ें चलती रही हैं, कुछ वो भी आपके सामने रखेंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जनाब। इमरान रियाज भाई हामिद मीर साहब की मुलाकात हुई है, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आज मौलाना साहब ने बड़ा खड़ाक किया है और मौलाना साहब कौमी असम्बली में आज खूब गरजे बरसे हैं और PTI के बड़े हिमायत में नज़र आए हैं। मौलाना को हुआ क्या है और PTI को क्या तर्ज अमल अपनाना चाहिए मौलाना के लिए, इस पर भी बात करेंगे। असद कैसर साहब ने भी आज जारहाना खिताब किया। दूसरी तरफ आज मरीम नवाज़ की फाशिस्ट हुकूमत ने किसानों के ऊपर भी धावा बोला और इन्होंने हर एक को ऐसा लगता है कि PTI के कारकुन ही समझ लिया है कि किसी को भी कभी भी गिरफ्तारियां कर लो, मारो पकड़ो, डंडा चलाओ, डंडे सोटे से ये हुकूमत करना चाहती है खातून। तो ये किस तरह की हुकूमत है और किसानों का इशू क्या है? एक तो उनके साथ ज्यादती की जा रही है और फिर ऊपर से वो अगर एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी उनके साथ मजीद ज्यादती की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करते हैं तफसीलन। और एक दो चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, जैसे मैंने आपसे उस वक्त भी बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब खड़े होंगे तो ही बात बनेगी, और खौफ का बुत उसी वक्त टूटता है जब यूनिटी के साथ सब लोग खड़े होते हैं। आपको याद होगा अरशद शरीफ शहीद ने अपनी ज़िंदगी में एक वीडियो जारी की थी, शेयर की थी अपने ट्विटर अकाउंट से, कि किस तरह से एक शख्स जिसके हाथ में एक हथियार होता है और वो कभी एक को मार रहा है कभी दूसरे को मार रहा है, और फिर उसके बाद एक शख्स उसका हाथ पकड़ता है और फिर बढ़ते बढ़ते बाकी लोग भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर वो हथियार हाथ में होने के बावजूद भी हथियार चलाने की ताकत नहीं रख पाता और लोग उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ये बड़ी मीनिंगफुल वीडियो है और ये आप मुझे खुशगुमानी कहें मेरी, या इसको ज़्यादा आप मेरी पॉजिटिविटी कहें, लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लोग पहला स्टेज क्रॉस करने के बाद, पहली स्टेज क्या थी कि जब आपको रियलाइजेशन होती है कि यार हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको पहले तो अपने सच और झूठ का, सही और गलत का, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के कॉज का पता चलना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ होती है आपकी वो अवेयरनेस। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है उसके लिए हिम्मत जुटाना, कि आपको ये लगे कि अब आपने इसको ठीक भी करना है, उसके ऊपर मायूस होकर बैठ जाना है या उसको ठीक करना है। फिर वो एक फेज़ आता है और फिर वो तीसरा फेज़ आता है कि जब आप ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि हाँ हमने इसको ठीक करना है, और फिर आप ये तय करते हैं कि उसके लिए आपने करना क्या है, और फिर उसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वेज से गुजरते हैं। तो पाकिस्तानी कौम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो तय कर रही है, और अब स्टेज एक वो वाली आ चुकी है कि जहाँ पर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के तबकात हैं वो ये समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर दुनिया के शाना बशाना चलना है, अगर इस वतन अजीज़ को अपने बच्चों के लिए हमें महफूज और खुशहाल रखना है और इसको इस पस्ती से निकालना है जहाँ पर आज हम गिरे हुए हैं, तो फिर हम सबको अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं किरदार अदा करना है। अदलिया में हमने एक मज़ामत देखी है और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि ये मज़ामत बड़ी अदालत तक पहुँच चुकी है और काजी साहब को खासा टफ़ टाइम अब मिल रहा है इस सारे मामले के ऊपर, जो 6 जजेस का मामला है, और ऑनवर्ड्स भी लग रहा है कि उनके लिए हालात को इतने अच्छे नहीं होंगे। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि PTI की मखसूस नशस्तों का केस वो डिले करें और उसके बाद उस दौरान तरमीम हो जाए आइन की, और फिर उस दौरान उनको एक्सटेंशन मिल जाए, उस जो एक्सटेंशन वाला कानून है वो पास हो जाए, तो अगर इस तरह की कोई प्लानिंग अरबाब इख्तियार में हो रही है तो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अदलिया के अंदर इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगी और इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट शायद होने में मुश्किल हो जाएगी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक। देखिए ये अब बड़ा वाज़े हो चुका है और इसको बड़ा गौर से देखना है कि क्या वजह है कि काजी फैज़ ईसा साहब मखसूस नशिस्तों का जो केस है PTI का उसको अभी तक लगा नहीं रहे। हालांकि अगर वो लगे, उसके ऊपर फैसला आए, अगर PTI की मखसूस नशिस्तें उन्हें वापस मिल जाएं, तो PTI की मखसूस नशिस्तें वापस मिलने की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी और इस तरह से
जो काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का मामला है और कोई ये जो तरमीम करना चाहते हैं उसके हवाले से ऑटोमेटिकली रास्ता रुक जाएगा। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है और यही वो एक बुनियादी वजह जिसके ऊपर अब सारे खुल कर बात कर रहे हैं कि क्यों काजी फायज ईसा आखिर मखसूस नशिस्तों का केस नहीं लगा रहे, बल्कि ऐसा कोई भी केस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना हो, उन्होंने जो अपीलें की होती हैं वो नहीं लगाई जाती। हाँ, उनके खिलाफ जो भी अपील जाती है वो फ़ौरन लगा लेते हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली उनके खिलाफ कोई अपील ना भी हो, कोई केस किसी और का भी चल रहा हो, तो वो उसमें भी पूछते हैं, हर पेशी में ये पूछते हैं कि ये जब गलत काम हुआ था उस वक्त हुकूमत किसकी थी। तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिल जाए। तो असल बात ये है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ हर पिटिशन को आप 2-4 दिनों में फ़िक्स कर दें और पीटीआई की जो अपनी अपीलें होती हैं उनको आप फ़िक्स ना करें। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी वजाहत आनी चाहिए। और अब ये वजाहत मेरा ख्याल है उन बाकी 2 जजेस पर भी बन जाती है जो कि इस कमेटी का हिस्सा है, जो बेंच फिक्स करते हैं और बेंच बनाते हैं, केस फिक्स करते हैं। तो बहरहाल एक रेजिस्टेंस तो हमें वहाँ से आती नज़र आ रही है और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो हमें नज़र आ रही है सहाफ़त के ऐवानों से। तीसरी रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है इक़्तिदार के ऐवानों से। कौमी असम्बली में खुद जो इस हुकूमत के दोस्त थे वो अब खुलकर बोल रहे हैं। अगर सहाफ़त की बात करूँ तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है इमरान रियाज ख़ान की और हामिद मीर की। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नज़रियाती तौर पर दोनों मुख्तलिफ रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ा आउटस्पोकन होकर उन्होंने बात की है। ट्विटर पर इनकी अक्सर टेरेबल की सीरीज़ की जंग चलती थी। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया इमरान रियाज पर तो हामिद मीर उनकी आवाज़ बने। और आज जब ये खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत, तो उसके ऊपर इमरान रियाज भाई ने कल इस पे सोशल मीडिया पर भी इज़हार यकजहती किया और आज वो ख़ुद उनसे मुलाकात करने पहुँच गए और हामिद मीर साहब के साथ जाके उन्होंने मुलाकात की और उनको भरपूर तरीके से अपने ताउन का, अपनी पूरी फोर्स का यकीन दिलाया कि हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे, किसी तौर आपने घबराना नहीं है। और ये सिर्फ इस बात की बात नहीं है कि हामिद मीर साहब के खिलाफ खुदा न खास्ता कुछ होगा तो ऐसा होगा, बल्कि ये मुझे एक नया मंजरनामा नज़र आ रहा है कि जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोच रखने वाले, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले सहाफ़ी अगर इकट्ठे होकर एक कोई ऐसी एक्शन कमेटी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि जहाँ पर जो हामिद मीर साहब ने कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बात की थी ना कि सहाफ़ियों को अगर दबाव आए, उनके काम में मुदाखलत की जाए तो वो कहाँ रिपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये उस तरफ एक पेशरफ्त है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए सहाफ़ियों के लिए भी, मीडिया के लिए, कि जहाँ पर सहाफ़ी रिपोर्ट कर सकें कि जी हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, हमें डिक्टेशन दी जा रही है, हमें इस काम से रोका जा रहा है, हमें यूँ बात करने से मना किया जा रहा है और उसके बदले में हमारे ऊपर ये थ्रेट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक अगर ऐसी कोई चीज़ डेवलप होती है तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट होगी ऑब्वियसली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर जो समझ लें सुतून है पाकिस्तान को जिस के इदारों में, उन्होंने अपना अपना जो एक इदारा है उसको सिक्योर करने की तरफ अगर सोचना शुरू कर दिया है तो ये सबसे बड़ी बेहतरीन बात है कि बजाय इसके कि आप सरेंडर ही किए रहें, हमेशा कदमों में ही गिरे रहें, हमेशा बूट पॉलिश करते रहें या खौफजदा रहें, उससे बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा मिलकर इकट्ठे हो जाए। क्योंकि आज तक नुकसान किस चीज़ का हुआ है, जब आप डिवाइडेड होते हैं। भाई फलां अगर इमरान रियाज को पकड़ा गया तो जी उधर वाले कहेंगे अच्छा ही है जी, ये एजेंट था, ये वो था, ये वो था। अगर उस तरफ से कोई पकड़ा गया तो इधर वाले जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी हैं वो शुरू हो जाएं कि नहीं जी वो तो अच्छा ही हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। इस चीज़ से निकल कर कि कौन किसकी हमायत के करीब है, मौक़िफ़ के करीब है, उस बात से निकल कर सिर्फ ये सोचते हुए कि ये बंदा सहाफ़ी है तो इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इसको आज़ादाना अपनी बात करने का हक़ हासिल होना चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ये बेहतरीन है और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा जेस्चर है। खुशी हुई है इस तस्वीर को देखकर जो इमरान रियाज भाई की और हामिद मीर साहब की देखी। इसी तरह जजेस के हवाले से भी मैंने जैसे बात की। और अब तीसरी अगर बात करें तो ख़ुद ऐवान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर एक बेचैनी है। जो फॉर्म 47 पर जीत के आए हैं उनमें से आधे लोग तो ढीठ और बेशर्म हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे शर्मिंदा से सर झुका के बैठे होते हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, ज़्यादातर तो आते भी नहीं हैं। तो हैं लोग ऐसे भी, और फिर ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर उस ऐवान में बात भी कर रहे हैं। आज फजल रहमान साहब ने काफ़ी दिनों बाद सेशन में शिरकत की और उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया। उन्होंने आज ये बात की कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा पार्लियामान है, ये क्या अवामी
पार्लियामान है, हम कह सकते हैं ये अवाम के नुमाइंदों की पार्लियामान है। फिर उन्होंने ये बात की कि पहले तो हम ये होता था कि जी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट हुई और ये वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई, अब तो ये कहा जा रहा है कि ये पार्लियामान खरीदी गई है। ये चीज़ें हम किस तरह एक्सेप्ट कर लें और हज़म कर लें, और क्या हमारे ज़मीर हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम हारे हुए हों और हम आकर इस ऐवान में बैठ जाएं। तो ये शर्म दिला रहे थे वो बेसिकली हुकूमती सीटों पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर इस ऐवान का हिस्सा बने हुए हैं, और एक तो उनके बिल्कुल साथ बराबर में बैठे हुए थे। जब मौलाना ये तकरीर कर रहे थे तो नूर आलम खान साहब साथ में बैठे हुए थे जो फॉर्म 47 के ऊपर जीत के आए हुए हैं, लेकिन साथ भी बैठे हुए थे, फिर भी शर्मिंदा नहीं हो रहे थे। तो आज उन्होंने 2-3 बातें की। पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने ये हमारे जो मामलात हैं इलेक्शन से मुतल्लिक और पार्लियामान से मुतल्लिक इनको दुरुस्त ना किया तो पहली चीज़ हम मिलियन मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2 मई को हम कराची जाएंगे, फिर आगे हम 10 मई को पेशावर जाएंगे और फिर आगे हम अपना सफ़र बढ़ाएंगे, मे बी इस्लामाबाद का भी ऐलान करें। तो मिलियन मार्च होगा और अगर किसी ने हमें रोका तो फिर नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। मौलाना साहब ने आज एक तो मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। नंबर 2, उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि अगर पीटीआई जीती है तो मैं तो इन लोगों को भी बोलूँगा कि दें आप उसको हुकूमत, क्यों आप यहाँ पर बैठे हुए हैं हुकूमत लेके। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को चाहिए हुकूमत दें इन्हें, आप अवाम में जाएं, क्यों आप ये हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। तो आज उन्होंने ये भी बात की और साथ में उन्होंने इस हवाले से भी पीटीआई के हक में बात की कि क्यों नहीं पीटीआई को जलसे जुलूस करने का हक दिया जा रहा, क्यों नहीं उन्हें मुजाहरे करने का हक दिया जा रहा। तो ये भी उन्होंने आज बात की कि उनका आईनी हक है, उनको इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब मौलाना की ये बातें इस माहौल में तो बड़ी अच्छी हैं और जाहिर है कि हम सब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना ये बात क्यों करें, क्योंकि मौलाना तो हमेशा दूसरी तरफ खड़े हमें नज़र आते हैं। इसकी 1-2 रीज़न्स समझ में आती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है मौलाना साहब खुद उस तरह जितना वो सोच रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको बहुत पजीराई मिल जाएगी, बड़ी सीटें जीत जाएंगे, हुकूमत में हिस्सा होगा उनका वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें नहीं हो सकी, तो लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। और फिर इधर से भी शायद उनके लिए कोई उस तरह की सहूलतकारी भी नहीं हुई। एक तो ये बात हुई, और जब आप एक हद से ज़्यादा अवाम आपको रिजेक्ट कर देती है तो फिर आप अगर सियासतदान हो, भले आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के ही सियासतदान क्यों ना हो, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक स्टेज आती है कि जब आप सोचते हैं कि यार अवाम ने तो बिल्कुल ही आपको ज़ीरो कर दिया। इस वक्त जो आपको मियाँ नवाज शरीफ का चेहरा बताता है वो क्या बताता है, वो यही रियलाइजेशन है। वो मुंह उतरा हुआ क्यों है, वो इसीलिए, हकीकत तो पता है ना कि हुआ क्या है। 17 सीटें जीते हैं और यही बात है मौलाना साहब को भी पता है कि हुआ क्या है। मौलाना साहब ने इसलिए, ये एक अवाम का प्रेशर होता है ना, जब आपको ये रिजेक्ट करता है अवाम का सैलाब तो आपको होश आती है कि यार आप किधर खड़े हैं, तो फिर आपको अवाम की तरफ थोड़ा बहुत रुजू तो करना ही पड़ता है। तो आज मौलाना साहब की जो ये सारी बातें थी ये इसी तरफ का एक हिस्सा था। वो दोबारा अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं ताकि लोगों में दोबारा अपना एक कांटेक्ट डेवलप कर सकें, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपोजिशन की सियासत करें। यही चीज़ शायद मियाँ साहब भी चाहते हैं, और इस वक्त सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो परेशानी उनके चेहरे पे हर वक्त नज़र आती है उसकी वजह ये है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर इस वक्त जमहूरियत को मुस्तहकम मजबूत करने में अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ हो सकता है। अब आपको यकीनन मेरी बात सुनकर बड़ा बुरा लगेगा कि जो बंदा खुद जमहूरियत का कत्ल कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो जमहूरी किरदार अदा कर सकता है, कैसे? तो देखिए बड़ा आसान है। आजकल हम बड़ी बात सुन रहे हैं कि मियाँ साहब दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना चाहते हैं। शौक से बनाएं, अच्छी बात है, बनाएं। आप भी ये कहें खुल के कि जनाब फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत में। इमरान खान भी यही कह रहा है, कहने को पीपल्स पार्टी भी आपके साथ मिल जाएगी, वो भी कह लेंगे नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान की सियासत में खुशाइन तब्दीली होगी कि सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आइंदा के बाद कोई सियासी जमात, कोई फ़ौज का बंदा फरिश्ता बन के भी आ जाए उसकी बात पे एतबार करके कभी दूसरे की हुकूमत ना गिराए। लेकिन इन सब अच्छी बातों से पहले मियाँ साहब को एक बड़ा दिल करके बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो ये कि जो आपने फ़ौज के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत, नाजायज़ हुकूमत बनाई, पंजाब की भी वफाक की भी, सबसे पहले तो आपको ये वापस करनी होगी। आप आएँ
अब बड़ा कहा जा रहा है ना जी, मियाँ साहब वापस आएंगे, कोई बयानियाँ बनाएंगे, प्रेस कॉन आए आप, मैं आपको बयानियाँ बताती हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें ये ऐलान करें कि हमने दबाव के तहत ये हुकूमत ज़रूर ली थी, लेकिन हकीकत यही है कि फॉर्म 45 के तहत PMLN ने ये सीटें नहीं जीती और हुकूमत करना हमारा हक नहीं था, लिहाजा हम ये हुकूमत छोड़ रहे हैं और हम डिमांड करते हैं, हम एक जुडिशल कमीशन बना रहे हैं जो फॉर्म 45 के तहत सारे ये मामलात जो है इनको सेटल करे और ऑडिट हो सके इलेक्शन का, और फिर जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उसके मुताबिक हुकूमत बनाए वो शख्स। दूसरा काम ये करें मियाँ साहब कि अडयाला जाएं और जाके इमरान खान से भी इस मुद्दे पे बात करें कि भाई ले, हमने आपका मैंडेट किया वापस, अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बात कर लें कि आइंदा ना मैं आपकी हुकूमत गिराऊं ना आप मेरी हुकूमत गिराएं, और आवाम जिसको चाहे मुंतखब करे, और बाकी जो हमारी मुखालफत है, जो केसेस हैं किसी ने किसके खिलाफ बनाए, वो अदलिया मेरिट के ऊपर फैसले करे। अगर इन 2-3 चीज़ों पर जाके वो इमरान खान साहब से मामलात तय कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। फिर किधर जाएगी इस्टेब्लिशमेंट, किससे हुकूमत करवाएंगे? यही होगा ना कि जी मियाँ साहब को रगड़ा लगाएंगे, पकड़ो जी इसने बिट्रे किया ये वो, तो उसके लिए इमरान खान से बात की हुई होगी कि भाई वो कोर्ट के मुताबिक हो, कोई उसमें एक्स्ट्रा किसी किस्म की मुदाखलत के थ्रू किसी के साथ ज्यादती ना हो, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हों और वो मियाँ साहब के करप्शन के केसेस हैं उनको खोलें, देखें, जो भी करें, लेकिन उस पर पीछे इस्टेब्लिशमेंट का धक्का ना हो। साथ इमरान खान की अगर हुकूमत हो तो उसका धक्का ना हो, आज़ाद अदलिया और वो फैसले करे सबके, इवन PTI के भी लोगों के ऊपर हो तो वो भी उसी तरह से ही उनको हैंडल किया जाए। इन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। और इस अगर इतनी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा अगर मियाँ साहब कर लेते हैं तो उनकी सियासी साख में भी बेहतरी आने का इम्कान है। उनका जो PMLN बिल्कुल एक ज़ीरो और डेड लेवल पे आ गई है उसके भी रिवाइव होने का इम्कान है। और तीसरा, जाहिर है कि जब हुकूमत से निकलेंगे तो प्रेशर तो हमेशा उस पार्टी पर होता है जो हुकूमत कर रही होती है, तो फिर अपनी पार्टी को भी संभालने की पोजीशन में आ सकेंगे। जो आपस के आपके इख्तिलाफात हैं, लोग आपकी पार्टी को छोड़ छोड़ कर लीडर्स जा रहे हैं आपके कि आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि जो आपने इतनी मेहनत से अपनी वो वज़ीर आला बनाई बेटी, जो सिर्फ टिकटॉक पे ही वज़ीर आला है, तो वो जो है आपको वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप वाकई पाकिस्तान में उसूलों की कोई सियासत की रमक भी बाकी है तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब बताने के बाद मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ये नहीं करेंगे, एक चीज़। और आखिर में ये जो मैंने बात की अभी कि जनाब बेटी की, तो बेटी का हाल ये है, ये इस किस्म की फाशिस्ट खातून है कि एक तो रोल दिया किसानों को, खड़ी फसलें, इतनी बम्पर क्रॉप, सब कुछ दस्तयाब, लेकिन ख़रीद नहीं रहे। क्यों नहीं ख़रीद रहे? उसका इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब ने सारा मोहसिन नकवी साहब पे डाल दिया कि जी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे के जो गंदम थी बाहर से पहले ही इंपोर्ट कर ली थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मुल्क जिसका डॉलर जिस वक्त चाहिए था, उस वक्त इन लोगों ने इतने सारे डॉलरों की बिला वजह गंदम खरीद कर रख ली, इतनी खरीद ली कि अपनी जब गंदम आई है तो वो खरीदने का अब आपके पास ना स्टॉक जमा करने की जगह है ना खरीदने के पैसे। ये सूरत हाल है, कैपेसिटी नहीं है अब। अच्छा, अब इस पर जब ये किसान एहतजाज कर रहे हैं तो आज मरीम नवाज ने, फाशिस्ट खातून ने क्या किया कि इनके ऊपर उसी तरह से पुलिस चढ़वा दी है जिस तरह से PTI के कारकुनों पर, क्योंकि ये तो रुथलेस है। तो वो बेचारे आए हैं, वो मनाजिर इतने खौफनाक हैं देखने में। ये वो किसान हैं जो मेहनत करते हैं तो उसके बाद आपके बच्चों का पेट पलता है। अगर किसान अगले साल एहतजाज करें और कहें हम लगाते ही नहीं गंदम, कर लो पूरी, किधर जाएगा आपका मुल्क? पहले ही आपके मुल्क अपने जोगी खुराक पूरी नहीं प्रोड्यूस कर सकता और ऊपर से आपकी पॉलिसीज इतनी किसान कुश किस्म की, और फिर ऊपर से आप डंडे के जोर पर उनको मारते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर आके आप झूठ बोलते हैं कि जी कोई किसान गिरफ्तार नहीं हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तो सियासी शख्सियत है। तो यानी कोई सियासी शख्सियत है तो आपको हक हासिल है कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि वो किसान इत्तेहाद के अहदेदारान हैं, तंजीमों के, उनके जो पकड़े हुए हैं आप लोगों ने, और ऊपर से आप आके बड़ी ढिठाई के साथ इस तरह के कामों का दिफा करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के।
और अगर ये निगरान हुकूमत की ख़राब पॉलिसी थी तो पकड़े मोहसिन नकवी को ना, उनको तो एजाज़ी तौर पे वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है। उस तरफ आपके फिर पर चलते हैं, क्योंकि वो जिनकी वजह से वहाँ पर हैं, वहाँ पे तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो फिर जिम्मेदारी तो फिर आपके ही गले पड़ेगी जनाब। इतनी अगर आप वफादारी निभाएंगे, इतनी नौकरी करेंगे, तो फिर ये तो होगा आपके साथ, फिर आपको उनके हिस्से की गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, और वही आप खा रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये सारी बातें हैं। आज असद कैसर साहब ने एक मुतालबा किया, उन्होंने कहा है कि जो 9 मई का मामला है उसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, और वो ये कहते हैं कि ये तो उनके खिलाफ किया गया मामला था। उन्होंने ये कहा कि ये PMLN निगरान हुकूमत ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने के लिए, PTI को इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने करने के लिए सारा वाक़या किया। अच्छा, ये नैरेटिव उनका बहुत चल रहा है मुसलसल, लेकिन इसके ऊपर आज तक कभी कोई जुडिशल तहकीकात के लिए रजामंदी नहीं शो की गई। हर किसी ने ये आके अपने तौर पर फैसले जस्ट सुना दिए कि यही मुलविस हैं, यही हैं, यही हैं। ना किसी ने तहकीक की, ना कभी कोई सबूत सामने रखे हैं, ना अदालतों में आज तक ये लोग कुछ प्रूव कर पाए हैं। और नैरेटिव उसके ऊपर आप देख लें, डंडे के ज़ोर पर उन्होंने क्या से क्या हाल कर दिया दुनिया का, कितनी फैमिलीज़ की ज़िंदगियां उजाड़ दी इन लोगों ने। आप इंटरेस्टिंगली देखें कि जो चीज़, जो वाक़या PTI के ख़िलाफ़ हुआ है, उसकी कभी आज तक एक फ्री एंड फेयर तहकीकात या इंक्वायरी नहीं हुई। जब साइफर आया था, इमरान खान साहब उस वक्त भी कहते रहे कि इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा साइफर। बाद में जब हुकूमत भी चली गई तब भी लिखा, उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी कहा कि करें आप इसके ऊपर जुडिशल तहकीकात करें इसके ऊपर। नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आज तक वो साइफर जिसके ऊपर सज़ा भी सुनवा दी और अब वो डिफेंड करना मुश्किल हुई है सज़ा, बार बार वो लोग पूछते हैं रोज़ के लाओ साइफर किधर है, वो तो दिखाओ। साइफर फिर भी नहीं दिखाते। आखिर साइफर में ऐसा क्या था? अब तो मुझे यकीन हो चला है कि साइफर में कुछ ऐसी बात थी जो इमरान खान करता है कि वो सही है, तो फिर इसीलिए आज तक साइफर सामने नहीं आ रहा। करते आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी, इमरान खान गलत था तो साबित करते कि देख लें इमरान खान ने जो इस बारे में झूठ बोला, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ साइफर में, देख लें आप। ऐसा नहीं किया गया। 9 मई के ऊपर भी यही बात थी। सब कहते हैं कि कैसे इमरान खान को गिरफ्तार किया, वो CCTV फुटेजेस कहाँ है, कैसे लोगों ने आके वहाँ पे आग लगाई, किधर है उसकी तहकीकात, सारी नहीं हुई। अब धांधली के ऊपर भी यही है। हर चीज़ फॉर्म 45 अवेलेबल है, गवाह मौजूद हैं, सब कुछ है, सारी दुनिया जानती है, मीडिया जानता है, लेकिन वो कहते रह गए हैं कि इसके ऊपर बना लें, नहीं बना रहे। तो हर वो चीज़ जो PTI के खिलाफ है उसके ऊपर फैसले सुनाए जा रहे हैं, और PTI जब उसके ऊपर कहती है कि कोई तहकीकात करवाएं तो वो नहीं करवाई जाती। तो ये अब एक चीज़ इस बात को इंडोर्स करती है फिर जो उनका मौक़िफ़ है कि भाई उनको तो बाकायदा तय करके, प्लान करके निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो इन चीज़ों की तहकीकात करवाएं, और अगर वो झूठे हैं तो साबित करें। इतनी सी बात है। लेकिन अभी तक तहकीकात का ना होना और यकतरफा तौर पर फैसले सुनाना, ये सब इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ज़रूर फिर कुछ ना कुछ दाल में काला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।